चलिए, तो आज पूरा चैप्टर जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसका हाफ पोर्शन ख़त्म करते हैं अप टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड हिल्सनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक। मतलब क्वांटम नंबर को छोड़कर हम सारा टॉपिक एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। हर चीज़ का मतलब समझना, तभी आपके क्वेश्चन निकलेंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। क्लियर? चलिए देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो राउंड है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। अब इलेक्ट्रॉन की जैसे डिस्कवरी करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि उसने लिख दिया लाइक चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को, एंड अनलाइक चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। ये चार्ज की क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं कि लाइक चार्ज ने रिपेल करना है और अनलाइक चार्ज ने क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। इसको बताने के पीछे लॉजिक देखो क्या है। सबसे पहले काम किसने करा था, पीछे रिस्पॉन्ड करो, क्या लिखा है, माइकल। उसने कौन सी ट्यूब ली थी, डिस्चार्ज ट्यूब। दोबारा बोलो, कौन सी ट्यूब ली थी। एक पॉइंट इसमें बहुत शॉर्ट में है, ये मैं पीपीटी शेयर भी कर दूंगा आपके पास। तो नोन एज उसको क्या बोला गया, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोला गया, इस ट्यूब में गैस, द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस इज ऑब्जर्व ओनली एट, अगर आप इस ट्यूब के अंदर से किसी भी चीज़ का कंडक्शन कराना चाह रहे हो, वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो गैसेस होती हैं वो इंसुलेटर होती हैं। दोबारा से बोलो, गैसेस क्या होती हैं, उसमें से कंडक्शन कराना क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट हमने क्या करा, प्रेशर को लो कर दिया, एट वेरी क्या कर दिया, लो प्रेशर। मतलब हमने वैक्यूम पंप लेके सारी हवा निकाल ही दी कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करे ही ना। और दूसरा मैंने क्या लगा दिया, हाई वोल्टेज लगा दिया। तो द प्रेशर ऑफ द डिफरेंट गैसेस इज एडजस्टेड थ्रू, कौन सा पंप बोला उसने, वैक्यूम पंप। अब वैक्यूम पंप के सहारे से प्रेशर को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर होगी ये सारी बातें। चलिए नेक्स्ट देखो, उसने एक सेटअप लगाया डिस्चार्ज ट्यूब का, बहुत सिंपल सा फंडा है। दो मेटल रख के और उसको नाम दे दिया कैथोड, और किसका नाम दे दिया, आपको मालूम होना चाहिए बैटरी का जो टर्मिनल है नेगेटिव है वो किसके साथ जोड़ दिया, कैथोड के साथ, और पॉजिटिव वाला किसके साथ जोड़ दिया, और हाई वोल्टेज दिया। क्या दिया, जैसे ही हाई वोल्टेज दिया यहाँ से कुछ निकलना चालू हो गया। और वो निकलना जब चालू हुआ वो कहाँ से कहाँ जा रहा था, फ्रॉम, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है इलेक्ट्रॉन में, नेगेटिव। तो वो ऐसा समझ आया कि उसको याद कि कैथोड से कुछ निकल रहा है और वो कहाँ पे जा रहा है, एनोड में जा रहा है। तो उसको चेक करने के लिए उसने, भाई साहब इसके पीछे अगर आप चेक करोगे, ये उसने फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दिया। क्या लगा दिया, ये एक ऐसी स्क्रीन होती है जब भी इसके ऊपर कुछ भी स्ट्राइक करेगा वो ग्रीन कलर का ग्लो करेगा। तो हमें ये आइडिया हो गया इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। तो फिर बाद में लेटर ऑन चेक किया गया, यार ये जो बीम निकल रही थी इसके पीछे मैंने फ्लोरेसेंट स्क्रीन रखी थी, तो ये इसका नेचर कैसा है। तो पहले तो ऑब्जर्वेशन उसको आया, यार ये तो पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव कौन खींचेगा, किसको खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को खींचेगा, क्योंकि पहली लाइन हमने यही पढ़ी है, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कहानी अगर आप शॉर्ट में देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दो तीन बातें हैं। डिस्चार्ज ट्यूब लेनी है, बोलो मेरे साथ, क्या लेनी है, कंडक्शन कराने के लिए प्रेशर हाई या प्रेशर लो, और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए वोल्टेज क्या, स्लो या बहुत हाई, हाई मतलब लो या हाई, हाई वोल्टेज का यूज़ करेंगे। तो ये काम उसने कर दिया। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब विद, क्या लिखा उसने, परफोरेटेड। परफोरेटेड एनोड का मतलब एनोड के बीच में जाके बज रही है और हमें स्ट्राइकिंग हिंट दे रही है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आ रहा है। उसके बाद जर्नल सीस की प्रॉपर्टी है, आपको बता देता हूँ क्या है। देखो फ्लोरेसेंट स्क्रीन कौन सी यूज़ करी मैंने, बोलो, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। एज ए रिजल्ट क्या बोला, ब्राइट स्पॉट डेवलप ऑन द स्क्रीन, द सेम प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व इन द, कौन सा बोलते हैं, टेलीविजन सेट। कई बार आपसे बोला जाता है टेलीविजन सेट में कौन सी रेज होती है, तो उसका राइट आंसर क्या आएगा, कैथोड रेज। टेलीविजन स्क्रीन पे जो भी पिक्चर आती है, जो भी स्ट्राइक करके आता है, वो किसका फिनोमिना, आंसर क्या आएगा, कैथोड रे। 1 मार्क्स में क्वेश्चन जनरेट होता है। फिर इसकी जर्नल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, होता क्या है आपको पता है। ये चार्ज कौन सा था इसके ऊपर, नेगेटिवली चार्ज, कौन सा चार्ज, नेगेटिवली। अब हम देखेंगे कि अगर मैंने कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, दोबारा बोलो क्या, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो ये रे क्या हो जाएंगी, सीधी की सीधी पास हो जाएंगी। इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखा उसने,
और द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज इज सिमिलर टू द कौन सा चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज का बिहेवियर रहेगा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लगा दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाना चालू करेंगे। तो इसका मतलब कैथोड रे का बिहेवियर किसकी तरह आ रहा था, नेगेटिवली चार्ज की तरह ही आ रहा था। तो थोड़ी थोड़ी थ्योरी है, कैथोड रे की डिस्कवरी कैसे हुई, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, वो क्या क्या है, वो हमने शॉर्ट में एक बार आपको हाईलाइट कर दिया। अब उसने पहले बता दिया, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है इसका, ध्यान से देखो क्या है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे दैट इज इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन आता है, जो अपन ने कैथोड और एनोड बनाया, दोबारा बनाओ क्या बनाया, कैथोड और एनोड, वो किसी भी मेटल का हो, डजंट मैटर, इलेक्ट्रॉन के नेचर उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। एंड एक और शब्द लिख गया, क्या लिखा, नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, मतलब कैथोड रे के अंदर कोई भी गैस हो, डजंट मैटर, उसमें हर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, हर से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, निकल रहा था। मैं आपको फिर एक छोटा सा पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। देखो उसने सबसे पहले जनरली क्या बोल दिया, द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल एटम्स क्या होते हैं, बोलो, इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल एंड दे, क्या लिखा, रोटेट ए लाइट फ्रिक्शनलेस पेडल व्हील। इसका मतलब अगर मैं कैथोड रे के रास्ते में कुछ पैडल रख दूं, वो उसको घुमाना शुरू कर देगा। इससे ये ऑब्जर्वेशन आई कि भाई जो कैथोड रे है वो किसी मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई है। बात समझ आ गया। देखो अगर आपने सही ढंग से इसको समझना है, हम लोगों ने ऐसे एक ट्यूब बनाया था, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ है क्या ये। इसमें ये इलेक्ट्रोड लगा रखे थे। अब जब इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई वो दो पर्पस से ऊपर आप कर सकते हो। कहता है नेचर ऑफ गैस के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। नेचर ऑफ गैस का मतलब हुआ क्या होगा, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, हुआ क्या होगा। मान लो मेरे पास कौन सी गैस है, इसके ऊपर हाई वोल्टेज फेंक रहे हैं आप, क्या फेंक रहे हैं, हाई वोल्टेज। तो ये मॉलिक्यूल पहले क्या हो गया होगा, ब्रेक हो गया होगा। किस में ब्रेक हो गया होगा, और हाई वोल्टेज की हेल्प से मैं एटम को आयोनाइज भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, तो आयोनाइज करूंगा तो क्या बनाएगा, H+, साथ में क्या बनेगा, वो ये चीज कह रहा है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, अब इसका नेचर, इसका चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव या नेगेटिवली, तो ये किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। आप कहता है कोई गैस और ले लो, ऑक्सीजन ले लो, इसको भी तोड़ दो एटम में, फिर इसको भी आयोनाइज कर दो, फिर क्या निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो हर गैस से निकल रहा है। कहता है जो कैथोड रे है ये गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करती ही नहीं है। ये बहुत फंडामेंटल अच्छा पॉइंट है इसका। और दूसरा उसने बोला ये रॉड किसी भी मेटल की ले लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव था, यहाँ पे कौन सा था, पॉजिटिव था। वैसे तो इसके बीच में से हवा थी तो कंडक्शन होनी नहीं चाहिए थी, बट जैसे मैंने हवा निकाल दी तो यहाँ से एक नेगेटिव से पॉजिटिव एक पार्टिकल की बीम स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम लोगों ने किसका नाम दे दिया, कैथोड रे। तो ये दो चीज़ों से कर सकते हो, या तो बीच रखी गैस को आयनाइज कर सकते हो, या इलेक्ट्रोड के ऊपर हाई वोल्टेज जनरेट करके, जैसे आप लोगों ने अगर पढ़ रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, या आप हाई वोल्टेज जनरेट करो, मेटल में से इलेक्ट्रॉन क्या निकलना शुरू हो जाएंगे, इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो दो पर्पस से अपन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड, या उसके अंदर कोई भी गैस डाल दो। ये दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर हर में एक जैसा ही देखने को मिलता है। तो इन शॉर्ट इसमें क्वेश्चन क्या आना है, कैथोड रे में क्या जो नेगेटिवली कैथोड रे है, क्या ये नेचर ऑफ गैस के ऊपर या इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करती हैं, येस या नो, तो आंसर क्या आएगा, नो। ये था इसका कहानी, ठीक है। चलिए सारे पॉइंट वही हैं जो बोल दिए मैंने। यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या लिखा मैंने, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं करनी तो आप खुद निकाल भी सकते हो। देखो कैसे, देखो मैंने ये वैल्यू अगर रिटेन नहीं करनी, मेरे को सबसे पहले मालूम क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको याद होना चाहिए। कितना वैल्यू होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। दोबारा बोलो कितना होता है, 1.6 इंटू, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ये दो वैल्यू याद है, चार्ज भी याद है, और क्या आपको याद है, मास भी याद है। तो आप क्यों लफड़ा ले रहे हो इतने वेरिएबल याद करने का, आप E/m का रेशो निकाल दो।
किसका रेशो निकाल दो, E/m का। तो आप देख लो आंसर कितना आ रहा है, 1.75 इंटू 10⁻11। आप एक गलती करते हो, E/m को ही हम एक दूसरा नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, दोबारा बोलो क्या बोलते हैं। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ, कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन का नेचर चेंज हुआ, यस या नो, नो। तो इसका मतलब अगर नेचर ही नहीं चेंज हो रहा तो उसका स्पेसिफिक चार्ज भी क्या रहना चाहिए, सेम। जो मर्जी गैस डाल दो, कैथोड रे का E/m की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। आपको ये वैल्यू याद रखनी है, 1.75 10⁻11 कूलम पर kg। इट्स ओके, आपको नहीं याद रखनी, आपको चार्ज बटा मास याद है, आप दोनों को रेशो को डिवाइड करके वैल्यू निकाल दो। क्या दिक्कत है, आप वहाँ पे परेशान हो जाते हैं, मैं वैल्यू भूल गया। भाई चार्ज और मास तो पकड़ के चलो ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ये तो मालूम होना चाहिए आप लोगों को। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट देखें, चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन। ये एक एक्सपेरिमेंट करा था, हमें पूरा एक्सपेरिमेंट डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ किसने करा था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की डिस्कवरी कौन से एक्सपेरिमेंट से हुई थी, आंसर क्या है, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का हम सीधा रिजल्ट उठाएंगे, क्या उठाएंगे, सीधा रिजल्ट उठाएंगे। इसने ये बोला जो चार्ज है, क्या है, चार्ज है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आप 10th में इलेक्ट्रिसिटी में पहला फॉर्मूला पढ़ते हो, Q किसके बराबर होता है, N इंटू ई। और N का मतलब कोई इंटीग्रल मल्टीपल है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में होता है, या तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 1 2 3 4 इस तरह से रहेंगे। क्लियर हो गया। और E यहाँ पे किसको डेजिग्नेट कर रहा है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। डन। चलिए आगे देखो क्या लिखा है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। मैं इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ, सारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। देखो जब साइंटिस्ट ने कैथोड रे बनाया, मैं शॉर्ट में बना देता हूँ, ये इस तरह से इलेक्ट्रोड है, क्या है, इलेक्ट्रोड। तो अगर साइंटिस्ट ने देखा था भाई साहब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था और इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम निकल रही थी। उसने सोचा यार अगर यहाँ पे कुछ निकल रहा है तो वाई नॉट, अगर मैं फ्लोरिसेंट से ग्रीन इस वाली साइड पे, कैथोड वाली साइड पे रख के देख लेता हूँ, कुछ और तो नहीं हो रहा। जैसे उसने इस वाली साइड पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी तो इस पे भी ग्लो आना चालू हो गया। क्या आना चालू हो गया, ग्लो आना। इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ क्या हो रहा है, टकरा रहा है। अब पॉइंट टू बी नोटेड, उसने गैस सबसे पहले कौन सी ली, मैंने आपको बोला इसको पहले आयनाइज किया जाता है, क्या किया जाता है, पहले एटम, फिर क्या किया जाता है, आयोनाइज प्लस इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ या ना। अब जैसे ही हाइड्रोजन गैस ली तो यहाँ पे एक H+ निकल गया, क्या निकल गया, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या निकल गया, चार्ज कौन सा निकला, प्लस वाला। अभी किसकी तरफ घूमेगा, नेगेटिव की तरफ। किसकी तरफ जाएगा, क्योंकि H+ में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है। क्योंकि हम 1H1 ऐसे लिखते हैं ना, 1H1, इसमें क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, जो नीचे एटॉमिक नंबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन है, और 1 ही क्या है, प्रोटॉन। जब मैंने H क्या कर दिया, प्लस कर दिया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया। तो मेरे पास प्रोटॉन कितने आ गए, एक। अब प्रोटॉन एक आ गया, इसका मतलब जैसे ही मैंने H2 गैस ली, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अभी इसकी तरफ जाना चालू हो गया। उसको लेटर ऑन मैंने प्रोटॉन बोला, प्रोटॉन को लास्ट में क्या रख दिया गया, एनोड रे। क्या रख दिया गया, एनोड रे। बट यहाँ पे एक पॉइंट सीखने वाला है। अगर कहता आपने गैस चेंज कर दी, क्या चेंज कर दी, गैस, यही पॉइंट बहुत बढ़िया। अगर H2 कर रहे होगे तो H+ निकल रहा था, अगर आप O2 करोगे तो क्या निकलेगा। अब O+ का और H+ का नेचर सेम है या अलग है, तो इसका मतलब जो एनोड रे है वो डिपेंड करती है कि उसके अंदर गैस कौन सी है। बट अगर आप प्रोटॉन की डिस्कवरी करना चाहते हो तो कौन सी गैस उसके अंदर फिल करो, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, क्या पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को, बात समझ आ गया। तो जो एनोड रे है वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है, कैथोड रे नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये इसका शॉर्ट थ्योरी था। इसमें बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सेम है। ये मटेरियल पार्टिकल है, क्या है, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। यो आप छोटे छोटे पॉइंट लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा, ऐसा बिहेवियर शो करता है जो पॉजिटिव चार्ज बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, चलिए सारी कहानी सेम टू सेम ही लिख रहा है। चलिए इसमें देखो फिर आ गया E/m वैल्यू ऑफ प्रोटॉन, पकड़ के चलो, E/m वैल्यू ऑफ प्रोटॉन। पीछे रिस्पॉन्ड करो, E/m वैल्यू ऑफ
प्रोटॉन। सर इसके लिए भी हमें जो ई है चार्ज ऑन प्रोटॉन वो तो सेम ही होता है, कितना होता है 1.6 इंटू, वो अलग बात है, वो प्लस में होता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज किस में होता था, माइनस में। जो मास है ये आपको रिटेन करना है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो इसका आंसर अगर आप केजी में देखोगे तो ग्राम में देखना है तो ग्राम में, केजी में देखना है तो केजी में। हमें याद है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है। अब आप दोनों वैल्यू को क्या कर लो, डिवाइड कर लो। अगर डिवाइड करोगे किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ई बटा एम की वैल्यू। तो ई बटा एम की वैल्यू कौन सी आ रही है, आंसर क्या आएगा 9.58 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर केजी। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन। दोबारा बोलो क्या बोलते हैं, और ये नेचर ऑफ गैस के ऊपर हमेशा क्या करेगा, डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो किसकी है, प्रोटॉन की है। किसकी है, अगर कोई और गैस डाल दी उसका आयंस अलग हो गया तो ई बटा एम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। डन। चलिए वैल्यू साथ साथ में थोड़ा थोड़ा रिटेन करो। प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास, ठीक है, केजी में लिखा है, ग्राम में लिखोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए आगे क्या लिखा है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। दोबारा बोलो क्या लिखा है। देखो न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर करा था, चैडविक ने करा था। किसने करा था। अब इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पहली बात तो सीधी है कि यहाँ पे ध्यान से समझना हो क्या रहा है। These particles were discovered by bombarding a thin sheet of beryllium by कौन सा पार्टिकल, ये ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे बेरिलियम यूज करें और उसके ऊपर बम्बार्ड किसका किया गया, अल्फा पार्टिकल का। ये एक तरह से हाईली एनर्जेटिक रिएक्शन है, नॉर्मल पॉसिबल नहीं है। नहीं तो जितनी आपने नॉर्मल रिएक्शन बढ़ी है उसमें एटम रिटेन रहता है, इसमें बेरिलियम का कार्बन बना दिया आप लोगों ने। सिर्फ एक ही रिएक्शन है आपके पास ऐसी। अगर आप बेरिलियम के ऊपर अल्फा का टैग कराओगे तो कार्बन निकलेगा। क्या निकलेगा, और साथ में किसकी डिस्कवरी होगी, न्यूट्रॉन की। और न्यूट्रॉन के पैरों में नीचे लिखने का मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। अगर चार्ज जीरो है तो ई बटा एम न्यूट्रॉन के लिए जीरो वैल्यू हो जाएगा। ई बटा एम न्यूट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, जीरो। रीजन क्योंकि उसका चार्ज ही क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो बाय समथिंग आंसर कितना आएगा, जीरो। क्लियर। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसका बम्बार्ड कराया था, बोलो अल्फा पार्टिकल का। किसके ऊपर कराया था, बेरिलियम के ऊपर। बस इसमें ये रिटेन रखना है, 9 और 4 कितने हो गए 13, तो इधर 12 + 1 भी कितना होना चाहिए 13। नीचे 4 + 2 कितना हो गया 6, और इधर 6 + 0 किसके बराबर आ गया 6। तो दोनों के ऊपर मास नंबर और दोनों के नीचे जो चार्ज है या जो एटॉमिक नंबर है वो दोनों का नंबर क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, बस थ्योरी ख़त्म होने वाली है, उसके बाद आपको काम करवाता हूँ अच्छे से। ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए देखो उसने लिख ही दिया, ई बटा एम न्यूट्रॉन के लिए वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ई बटा एम न्यूट्रॉन के लिए कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है। आपको क्वेश्चन क्या आता है, आप इसके बारे में नॉलेज है, आपको क्या लिखा मैंने, अल्फा पार्टिकल। आपको इसके बारे में नॉलेज है, क्या लिखा है, प्रोटॉन। आपको इसके बारे में नॉलेज है, क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में नॉलेज है, क्या लिखा, न्यूट्रॉन। क्लियर है, ओके। देखो इसका मास सबसे कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, सबसे कम होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो ई बटा एम की वैल्यू है, ई बटा एम की वैल्यू है, वो किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की। क्यों सर, क्योंकि इसका मास क्या है, सबसे छोटा है। तो अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो ई बटा एम की वैल्यू क्या आने वाली है, ज़्यादा आने वाली है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, आप कहाँ पे फंसते हो, अल्फ़ा और प्रोटॉन में आप चार्ज कैसे देखोगे। दोबारा से, अल्फ़ा और प्रोटॉन में आप चार्ज बटा मास कैसे देखोगे। देखो आप प्रोटॉन को ऐसे करके मान लीजिए और अल्फ़ा पार्टिकल को आप ऐसे करके मान लीजिए। क्लियर हो गया। अब हम कर क्या रहे हैं, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, अब पूरा, और एम का मतलब उसका मास। अब उसमें पूरी वैल्यू मत पुट करो। आप देखो हीलियम में जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और मास कितना है 4। तो इसका आंसर कितना आ गया,
और अगर आप हाइड्रोजन के लिए देखना चाह रहे हो, किसके लिए देखना चाह रहे हो, तो हाइड्रोजन के लिए चार्ज कितना है और मास कितना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। तो आपको डिस्कस करना आ गया E/m किसका वैल्यू ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन का ज़्यादा हो गया एज कंपैरिजन टू अल्फा। समझ के? तो E/m में ज़रूरी नहीं कि आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू एग्जैक्ट पुट करनी है, अल्फा और हाइड्रोजन में आप डायरेक्ट ऐसे करके चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो कितने हैं, और जो मास है वो टोटल उसका एटॉमिक मास देख लो, तो उसका E/m रेशो आप इजीली चेक कर सकते हो। समझ गए? चलिए, तो ये तो हो गया आपका थोड़ा थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट। इसमें अब मैं आपको मेन चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ। देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ मैंने, व्हाट इज दिस, क्या लिखा है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसमें मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, इसमें सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उसने सिर्फ ये बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन एटम। कौन सा मॉडल है बोलो, जे थॉमसन मॉडल। पहला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, एटम इज, मजा नहीं आया, दोबारा बोलो, एटम इज, रेडियस ऑफ एन एटम इज अप्रोक्सीमेटली कितने मीटर होता है, ये आपको भूल जाता है। एटम का जो रेडियस है उसका ऑर्डर, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा, उसका ऑर्डर कितना होता है 10⁻⁻10। दोबारा बोलो कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। कोई दिक्कत, पक्की बात है। चलिए, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सबफेयर। Electrons are arranged in such a manner to give more stable electrostatic arrangement। मतलब मैं सीधी कहानी बताता हूँ, थॉमसन का जो पॉइंट अपन है यूज़ करना है, बाकी कोई टीचर इतना आपसे पूछेगा नहीं, वो सिर्फ ये पूछेगा रेडियस ऑफ एटम कितना होता है, आंसर बोलो कितना है 10⁻⁻10 के बराबर होता है। अब ध्यान से देख लो अगला क्या बता रहा है, इसने ये बोला था कि हर पॉजिटिव चार्ज हर नेगेटिव चार्ज एक दूसरे में एम्बेडेड होते हैं और एटम में हर जगह पे होते हैं। इसका सबसे अच्छा पॉइंट बता दूं क्या है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। थॉमसन का सबसे बढ़िया पॉइंट कौन सा है बोलो, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कहने का मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोबारा बोलो, जितने क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये थ्योरी उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही थी आप लोगों को। बाद में कौन सा मॉडल आया, इसके नाम देखो क्या लिखा मैंने, प्लम पडिंग मॉडल। दूसरा क्या लिखा, रेजन पडिंग मॉडल। बस थोड़ा सा रहेगा, उसके बाद न्यूमेरिकल चालू होने वाले हैं आप लोगों के। और अगला क्या है, वाटरमेलन मॉडल। इनके 3 नाम दे दिए थे उसने। अगर प्लम पडिंग मॉडल है, रेजन पडिंग मॉडल है, वाटरमेलन है। वाटरमेलन में ये बोला जो रेड एरिया है वो प्रोटॉन होते हैं, जो सीड ब्लैक कलर के होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिमिटेशन ये थी कि ये अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग फिनोमिना था ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। रेडियो एक्टिव एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। क्या लिखा है मैंने बोलो, क्या लिखा, हाई पेनिट्रेटिंग का मतलब हमारी बॉडी में से भी पास हो जाती है। हैंस आर यूज फॉर स्टडी द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मैटर। तो एक्सरे काफ़ी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, इसमें इतना ही पॉइंट आपको पकड़ना है। एक्सरेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय, क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर किसी तरह का कोई असर नहीं होता है। ठीक है, हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन होती है एंड कॉज आयोनाइजेशन रेडिली। अगर किसी भी चीज़ के ऊपर एक्सरे को फॉल कराया जाए उसको वो क्या करा सकता है, आयोनाइज कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन कॉपी पे लिख लीजिए। अल्फा बीटा गामा, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गामा की। उसके बाद किसकी होती है, बीटा की। सबसे कम किसकी होती है, अल्फा की। पेनिट्रेशन पावर के बेस क्वेश्चन श्योर शॉर्ट पूछा जाता है, किसकी ज़्यादा है पेनिट्रेशन पावर। अल्फा की कम होती है, किससे, बीटा से, फिर किससे, गामा से। ठीक है, यहाँ पे यही क्वेश्चन जनरेट होगा। ठीक है, हाईली एनर्जेटिक या हाईली पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है बोलो, गामा की। उसके बाद बीटा की, सबसे कम अल्फा की। उसके बाद लिखना शुरू करेंगे तभी भाषा समझ आएगी कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। अगला देखो क्या लिखा है, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम।
रदरफोर्ड के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आप जानते हो, बट मैं इसमें मेन पॉइंट 9th में आप जो पढ़ के आ रहे हो, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चों का गलत करा देता हूँ। कौन से पार्टिकल का बम्बार्ड कराया जाता है? आंसर क्या आएगा? अल्फा। मैं अल्फा रे की बजाय बोलूँगा डबली चार्ज अल्फा पार्टिकल। क्या बोलूँगा? अल्फा पार्टिकल। ठीक है। किसके ऊपर कराया जाता है? थिन गोल्ड के ऊपर। फ्लोरिसेंट कौन सा होता है? जिंक सल्फाइड होता है। जिंक सल्फाइड स्क्रीन का एक ही फ़ायदा है, जब भी हमें पता चल जाता है कि कौन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, वहाँ पे निकल भी रहा है या नहीं भी निकल रहा। अब देखो इसमें काम बता देता हूँ क्या हो रहा है। बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स है, लेड प्लेट से पास किया गया, फोटोग्राफिक प्लेट रखा गया, यहाँ पे गोल्ड फॉयल रखा गया, इसके ऊपर स्ट्राइकिंग होके चेक करा गया एटम कहाँ पे जा रहा था। वैसे इसके ऑब्जर्वेशन पॉइंट आप चेक कर लो क्या आ रहा था। देखो यहाँ से समझ आएगा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो गए? इसका मतलब एटम के बीच में क्या है? खाली स्पेस है। कुछ पार्टिकल आ रहे थे और वो ऐसे देखो क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गए। क्या हो गए? यार ये मैं कौन से चार्ज भेज रहा हूँ? पॉजिटिवली चार्ज। तो इसने इसको धक्का मारा, इसका मतलब एटम के अंदर कुछ क्या है? अगर नेगेटिव होता तो ट्रैक कर लेता, तो इसका मतलब एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव था। क्या था? पॉजिटिव। तभी उसको उसने क्या करा? रिपेल करा। फिर देखो ये 12,000 पार्टिकल फेंकता हूँ। क्या फेंकता हूँ? तो 12,000 अगर पार्टिकल फेंकता हूँ तो गोल्ड फॉइल के बीच में से एक ही पार्टिकल पीछे जाता है। इसका मतलब एटम के अंदर जो कुछ है उसका साइज क्या है? बहुत छोटा है। दोबारा बोलो, उसका साइज क्या है? बहुत छोटा है। अगर साइज छोटा है इसका मतलब हमें बाद में लेटर ऑन पता चला, भाई साहब एटम के सेंटर में एक चीज होती है जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं? न्यूक्लियस। किसका नाम देते हैं? लेटर ऑन डिस्क्राइब किया गया न्यूक्लियॉन्स। क्या बोला गया? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है? जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कलेक्टिवली बैठे होते हैं। दोबारा बोलो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कलेक्टिवली बैठे होते हैं। बात समझ आ गई? उसके बाद इसका जो ये मैंने आपको ऑलमोस्ट पढ़ा दी, ऑब्जर्वेशन क्या थी, फिर कंक्लूजन भी बता दिया। ठीक है। ये पॉइंट लिखने वाला है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या लिखा मैंने? रेडियस ऑफ एटम कितना पढ़ रहा था? 10⁻⁻⁻। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना पड़ा है? 10⁻⁻⁻15। ये ध्यान रखना। और यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट होता है। अगर आपको रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना है, ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो। क्या निकालना है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अगर आपको निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला था R0 A⁻⁻⁴। पकड़ के चलो, क्या फॉर्मूला था? R0 A⁻⁴ और A यहाँ पे क्या होता है? मास नंबर होता है। और R0 को आप अप्रॉक्सीमेटली 1.3 होता है, 1 ले सकते हो, 10⁻⁻⁻15 मीटर के बराबर आता है। मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ H एटम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ H एटम। उसके बाद थ्योरी रोक दूंगा, फिर मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेंगे हम लोग। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए। डन। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ये क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो। जैसे जैसे कहता है इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो एनर्जी को क्या करेगा? यूज़ करेगा, और एक ऐसी स्टेज आएगी कि वो कहाँ पे चला जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? डेड हो गया। तो एटम ही क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। डन जी। चलिए, अब आपको काम थोड़ा थोड़ा कॉपी पे लिखना पड़ेगा। मैं बिल्कुल शॉर्ट और कंसाइज में चीज़ों को रिवाइज करवा देता हूँ। लिखना चालू करें, क्योंकि अब मैं हर कॉन्सेप्ट पे आपको हेल्प करूँगा कि आपको कैसे चीज़ों को हैंडल करना है।
अब समझना चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन था, इतना अपन लिख नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब मैं आपको टेक्निकली बातें बताता हूँ कि आपको हर फैक्टर को हैंडल कैसे करना है। कैलकुलेशन आप अपने लेवल पे कर सकते हो, ठीक है। अब वाला लेक्चर बढ़िया होने वाला है, ठीक।